Hello everyone, welcome to कक्षा क्लासेस। माय नेम इज दीपक बंसल एंड आई एम योर साइंस टीचर ऑफ कक्षा क्लासेस। जैसे कि आपको पता है, हमारे इस प्यारे से कक्षा चैनल पर हमारी एक 10th क्लास की स्ट्रिक चली हुई है, जिसमें हमारी पूरी कोशिश है कि हम 10th क्लास का मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिलेबस कवर करा दें। और जो बच्चे हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है हमारा चैप्टर 1, 2, 3, 4, 12, 13 और हमारा 6 यानी कि बायो का मेजर पोर्शन चल रहा है, जिस चैप्टर से बच्चों को सबको नहीं डर लगता है। और चैप्टर 6 के भी हमारे 3 ऑलरेडी पार्ट डल चुके हैं और आज हमारा चौथा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो भाई, आज का जो टॉपिक है ना, जो पहले वाला है उनसे रिलेटेड है। तो अगर कोई बच्चा डायरेक्ट इस पे कूदा तो उसको समझ नहीं आएगा, तो कृपया करके पहले पार्ट 3 देखते हैं, फिर पार्ट 4 पे आए। और अगर किसी को नए चैप्टर पढ़ना है तो फिर पार्ट 1 से चालू करें। तो देखो भाई, क्या है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? सांस लेना रेस्पिरेशन है। तो भैया ब्रीथिंग एक होता है, ब्रीथिंग एक होता है रेस्पिरेशन। भाई इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, ब्रीथिंग होता है, देखो दोनों आज एकदम क्रिस्टल क्लियर होकर जाएंगे यहाँ से। देखो अभी शायद आगे है, बाकी देखो ये पहले ही है। देखो रेस्पिरेशन में पहला क्या है? गैसियस एक्सचेंज। क्या है? गैसियस एक्सचेंज। मतलब देखो, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ द CO2 इज कॉल्ड ब्रीथिंग। मतलब ब्रीथिंग क्या है? हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। छोड़ते क्या है? CO2। तो मैंने ऑक्सीजन ली और CO2 क्या छोड़ दी? CO2 बाहर छोड़ दी। इसको मैंने सिर्फ ब्रीथिंग का। तो ब्रीथिंग क्या है? ऑक्सीजन लेना और CO2 को छोड़ना ही हम ब्रीथिंग कहते हैं। ठीक है भाई। अगला, ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अच्छा, अब भैया ये क्या है? देखो ये मैंने तुम्हें पहले ही पढ़ाया था, बाकी अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर मैं अच्छी तरह इस डायग्राम से रिलेटेड सब बताऊंगा। ठीक है भाई, या फिर मैं चलो आगे बता दूंगा, तो फिर तो समझ नहीं आएगा फालतू में, है ना। देखो भाई, अब ये जो ग्लूकोज है ना, देखो हमने जब सांस ली, सांस का अंदर गई। देखो ये जो हमारा डायग्राम है ना, ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का है। ठीक है, देखो ये क्या है? हमारी नोज। ये क्या है? हमारा माउथ। पहले हम ये डायग्राम पढ़ लेते हैं, फिर डायग्राम से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ये लेबलिंग कम गया, ये लेबलिंग पढ़ेंगे। ठीक है, इस लेबलिंग के बाद फिर ये पढ़ेंगे और फिर ये पढ़ेंगे। आसान होगा क्योंकि कई बार चीजें ना आगे पीछे दी होती है तो बच्चों को समझ नहीं आता है। तो पहले हम ये पढ़ते हैं। देखो भाई, ये नोज है, ये माउथ है। ठीक है भाई, ये जो कॉमन, देखो नोज से ये रास्ता निकला, माउथ से ये रास्ता निकला, जो दो कॉमन पैसेज है, इसे मैंने क्या कहा? फेर्निक्स। क्या कहा? फेर्निक्स। अब फेर्निक्स से जैसे नीचे आते हो तो आता है लैरिंक्स, जिसे हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, जिसके द्वारा हमारे मुंह से या फिर हमारे जिसे कंठ कहते हैं, जिससे आवाज प्रोड्यूस होती है। ठीक है भाई। अच्छा, जैसे फिर हम आगे चलते हैं तो फिर आता है क्या? ब्रोंकाई। क्या आता है? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई फर्दर, देखो ये था ट्रैकिया, ट्रैकिया यूं डिसॉल्व हो गई, फिर वो आगे डिवाइड हुई तो उसे हमने ब्रोंकाई। फिर ब्रोंकाई आगे डिवाइड हुई तो उसे मैंने क्या कहा? ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल फिर आगे डिवाइड हुई, उसे मैंने क्या कहा? अल्वेलाई। क्या कहा? अल्वेलाई। दोबारा बता देते हैं। ये नोज हो गया, ये नोज, ये माउथ। ये माउथ और नोज का कॉमन पैसेज है फेर्निक्स। फेर्निक्स से जैसे नीचे चलते तो आता है लैरिंक्स, जिसे हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, जिससे हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। अब लैरिंक्स से जैसे नीचे आते हैं तो आता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जब फर्दर डिवाइड होती है तो उसे कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, और जब ब्रोंक्यूल्स भी फर्दर डिवाइड होती है तो उसे कहते हैं अल्वेलाई। क्या कहते हैं? अल्वेलाई। ठीक है भाई। अच्छा, ये आ गया अल्वेलाई, कोई दिक्कत? तो देख लो, पहले एक बार ये देख लो। देखो नोस्ट्रिल, नाक। ठीक है, नेसल पैसेज, ये जो जिससे हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, जो नाक का रास्ता होता है, इसे नेसल पैसेज का। इसके अंदर की जगह को हमने नेजल कैविटी का। ठीक है, अब नेजल कैविटी से देखो यहां तक आ चुके हैं हम। आगे क्या आ गया? फेर्निक्स। यहां देखते रहना और वहां भी देखते रहना। फेर्निक्स आ गया। फेर्निक्स आगे कौन है? लैरिंक्स। दिख रहा है? ठीक है। लैरिंक्स आगे कौन है? ट्रैकिया। दिख रहा है? ठीक है। ट्रैकिया से जैसे आगे पड़े क्या? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हुई किसमें? ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड हुआ किसमें? अल्वेलाई में। और अल्वेलाई के बाहर ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है, ये बताऊंगा अभी। ठीक है। अच्छा, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और अल्वेलाई, और ये ब्लड कैपिलरी, ये कहाँ? ये किसका पार्ट है? लंग्स का पार्ट है। इंपॉर्टेंट है। ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, अल्वेलाई और ब्लड कैपिलरीज, ये किसका पार्ट है? लंग्स का पार्ट है। ठीक है भाई, ये लंग्स के अंदर पाई जाती है और ये लंग्स के बाहर पाई जाती है। कोई दिक्कत? देखो भाई, हमारे ये लेबलिंग हो गई, तुम्हें ये समझ आ गया कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, उसमें क्या क्या लेबलिंग होती है, क्या क्या पार्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है भाई। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, तुम्हें मैं अपनी तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं सब दे देता हूँ, फिर ये पढ़ेंगे, सब कुछ खत्म। देखो भाई, अगर तुम्हें याद हो तो हम कल, जैसे हम नेक्स्ट क्लास, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, तो उसके बाद का ये वाला प्रोसेस है। अब हमने क्या करा? हमने ऑक्सीजन ली, अंदर ले ली। अब ऑक्सीजन कहाँ गई? लास्ट में कहाँ पहुंची? अल्वेलाई के पास। मतलब यहाँ से माउथ से नोज, फेर्निक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियस एंड अल्वेलाई। अब यहाँ ने मान लो ये अल्वेलाई, मान लो। ठीक है, इस अल्वेलाई से ना, जैसे मैंने इसको ना यहाँ पर खोल लिया, मान लो एल्वेलाई। ये एल्वेलाई के बराबर पता है क्या पाई जाती है? ब्लड कैपिलरीज। क्या पाई जाती है? ब्लड कैपिलरी।
अब इसके अंदर क्या जा रहा होगा भैया, ब्लड। अब देखो एल्वेली के अंदर क्या आया, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन है ना, यहां से कहां जाता है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर आ जाता है। किसके अंदर, ब्लड कैपिलरीज के अंदर। और ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या है, ब्लड। और ब्लड में क्या पाया जाता है भैया, ब्लड के हमने कंपोनेंट पढ़ रखे हैं। ब्लड के अंदर एक आरबीसी पाया जाता है, ठीक है। आरबीसी क्या होता है, रेड ब्लड सेल। भैया हमें एक और चीज पता है कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है भाई। अब ये जो हीमोग्लोबिन होता है ना, इसको है ना ऑक्सीजन से बहुत तगड़ा प्यार होता है। जहां भी ऑक्सीजन दिखता है ना, वहीं उसे पकड़ लेता है। जहां भी ऑक्सीजन दिखता है वहीं उसे पकड़ लेता है। अब देखो एल्वेलस में क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां है, ब्लड कैपिलरीज में। ब्लड कैपिलरीज में ब्लड है, ब्लड के अंदर क्या, आरबीसी। और आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन को तो प्यार है ऑक्सीजन से, तो उसे पकड़ लेता है, ठीक है। अब इसने क्या बना लिया, इससे रिएक्शन करके बना लेता है HbO2। क्या बना लेता है भैया, इसने पकड़ लिया। अब क्या करेगा इसका, देखो हमारे पूरी बॉडी में ब्लड पूरी सर्कुलेट होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, ठीक है। हर जगह वो सर्कुलेट होता है। अगर तुम्हें पिछली क्लास का याद हो तो मैंने ये बताया था, हमने खाना खा लिया था। वो खाना जैसे भी कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, फिर लास्ट प्रोडक्ट ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड वगैरह में टूट गया था। फिर वो गए कहां थे, सेल के पास। बताया था सेल के पास क्यों गए थे भैया, सेल के पास हमें याद है भैया, माइटोकॉन्ड्रिया था। माइटोकॉन्ड्रिया करता था, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। अब जो वो खाना बना है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एटीपी प्रोड्यूस करेगा। अच्छा भैया, यानी कि खाना पहुंच चुका है, अब क्या पहुंचनी है, ऑक्सीजन। और जैसे ही ऑक्सीजन और खाना पहुंचा तो क्या बनेगी, एटीपी, यानी कि एनर्जी बनेगी, जिससे हम अपना सारा डिलीवर करते हैं। अच्छा, यानी कि भैया जो ऑक्सीजन है ये ईंधन है ये। अच्छा ठीक है। अब मान लो भाई जैसे वो खाना प्रोड्यूस पूरे शरीर में फैला था, उसी प्रकार से HbO2 को हो गया। अब HbO2 एक ब्लड के थ्रू ट्रेवल करेगा और किसके पास जाएगा, सेल के पास। किसके पास, मान लो ये है सेल, क्या है, सेल। सेल के अंदर क्या है, माइटो, या चलो मैं इधर लिख देता हूं, दिखाई नहीं दे रहा किसी को। देखो मान लो कि इधर ब्लड कैपिलरीज है, मान लो ये है, इसे मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है भाई। इसे मैं नीचे लिख देता हूं, नहीं तो फिर कभी यहां लिख देता हूं, ठीक है। मान लो ये अब ये यहां फ्लो रहा होगा ब्लड, ऐसे करके फ्लो रहा होगा। तो ये क्या है, सेल। अब सेल के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जैसे ही ऑक्सीजन पहुंचेगी वहां पर क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज से ऑक्सीजन रिएक्शन करके एटीपी प्रोड्यूस करेगी और वही एटीपी हमारे लिए इस्तेमाल होगी। तो अच्छा, यानी कि रेस्पिरेशन और डाइजेशन दोनों आपस में इंटररिलेटेड है। हाँ इंटररिलेटेड है, कोई दिक्कत आया समझ। तो देखो भाई इतना आगे समझ। अब वहां जाके पहुंच के हमारे को ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा और हमारे को एटीपी प्रोड्यूस होगी, ठीक है भाई। अब देखो, अब ग्लूकोज था, ग्लूकोज क्या है, C6H12O6, ठीक है। ये कितने कार्बन मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन, ठीक है भाई। देखो ये कहाँ गया, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। अब ये वहां पे जाके ना दो भाग, मतलब एक चीज में टूट गया, जिसे कहते हैं क्या, पायरुविक एसिड। जो कितने कार्बन मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन। और ग्लूकोज कितने कार्बन है, 6 कार्बन, ठीक है भाई। अब साथ में क्या टूटी, एनर्जी। अब देखो ये 3 प्रोसेस में टूट सकता है। पहला अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा लैक ऑफ ऑक्सीजन, और तीसरा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो भाई देखो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन है ही नहीं तो वहां क्या प्रोड्यूस होती है, वहां हमारी प्रोड्यूस होती है क्या, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। अच्छा, अब लैक ऑफ ऑक्सीजन क्या है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी है। और ऑक्सीजन की कमी में कहां पाई जाती है ये चीज, पाई जाती है मसल्स में। कैसे भैया, जब हम बहुत तेजी से भागते हैं ना तो हमारे को ऑक्सीजन की कमी होती है। भाई ऑक्सीजन तो ले रहे हैं लेकिन हमें उस पर्याप्त अमाउंट में नहीं मिल पाती जितना हमारी बॉडी चाहती है, तो उसे बोलेंगे लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो वहां पर हमारी मसल्स में उस समय क्या बनता है, उस समय बनता है क्या, लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, कोई दिक्कत। अच्छा अगला प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो पता ही है, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं। माइटो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, और क्या बनेगा, CO2 प्लस पानी प्लस एनर्जी, कोई दिक्कत आया समझ। दोबारा बता देता हूँ, ये ग्लूकोज था साइटोप्लाज्म में, एक में टूट गया, पायरुविक एसिड प्लस एनर्जी में टूट गया। पायरुविक एसिड फिर फर्दर ऑक्सीडेशन 3 तरीके से हुआ, इन द ऑब्सेंस, इन लैक और इन प्रेजेंस। ऑब्सेंस में इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, लैक में लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किसमें, CO2 प्लस पानी प्लस एनर्जी। जो लैक होती है वो मसल्स में पाई जाती है, और जबकि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है, कोई दिक्कत आया समझ, ठीक है भाई। अच्छा ये आ गया ना पूरी अच्छे तरीके से समझ कि भाई अब हमारे को ये देखो, ये ना ये एनर्जी है, यही तो चाहिए हमें एट लास्ट तो, ठीक है भाई, ये आ गया ना समझ। अच्छा अभी इधर आओ, देखो अब यहाँ पे क्या भैया, अभी आपने बताया कि यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हुई, CO2। तो यानी कि भैया सेल के पास क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोड्यूस करेगी, CO2। अच्छा भैया अच्छा, यानी कि अब ये CO2 क्या करेगी, दोबारा किस में जाएगी, ब्लड कैपिलरीज के अंदर। ब्लड किसके पास जाएगा, एल्वेली के पास। और जैसे ऑक्सीजन आया है वैसे CO2 बाहर चला जाएगा, कोई दिक्कत, एकदम क्रिस्टल क्लियर एकदम, ठीक है भाई।
आए दोबारा बता देते हैं। जैसे ऑक्सीजन गया था अंदर, एल्वेले के पास पहुंचा, एल्वेले के पास ब्लड कैपिलरी थी, ब्लड कैपिलरी के अंदर ब्लड था, ब्लड के पास आरबीसी थी, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन था, हीमोग्लोबिन ने उस ऑक्सीजन को पकड़ा और सेल के पास ले गया, सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया था, उसने उससे रिएक्शन करी और एनर्जी प्रोड्यूस करी, साथ में CO2 प्रोड्यूस करी। अब CO2 तो हमारी बॉडी के लिए क्या है बोलो, हानिकारक है, डिसएडवांटेज है या फिर डेंजरस है, तो हमारे को CO2 बाहर निकालनी पड़ेगी। तो जैसे सेल से CO2 निकलती है वो किसके ब्लड के रास्ते द्वारा किसके पास आती है, एल्वेले के पास, फिर एल्वेले से किसमें, ब्रोंक्यूल्स, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकाई से फिर ऊपर ट्रैकिया, ट्रैकिया से फेनेक्स, लैरिंक्स, पहले सॉरी ट्रैकिया, फिर लैरिंक्स, फिर फेनेक्स और फिर नोज से बाहर निकालते हैं। कोई दिक्कत आए समझ? ठीक है भाई। देखो इस प्रोसेस में ना मतलब इस चीज में ना दो तरीके के प्रोसेस आ जाते हैं, ठीक है भाई। पहला एरोबिक और दूसरा अनएरोबिक, ठीक है भाई। एरोबिक क्या है, देखो एरोबिक वो प्रोसेस होते हैं जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होते हैं, उन्हें हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और दूसरा कहता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन, जो ऑक्सीजन के बिना। अच्छा भैया ये वाला और ये वाला क्या है, अनएरोबिक जो है, ऑक्सीजन मिल रही है यहाँ पर भरपूर, नहीं मिल पा रही, और ये वाला कौन है भैया, एरोबिक, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो वही टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, अकर इन साइटोप्लाज्म, दोनों मसल्स के साइटोप्लाज्म में। एंड प्रोडक्ट क्या है, CO2 प्लस पानी, एरोबिक में CO2 प्लस पानी प्लस एनर्जी, और इनका एंड प्रोडक्ट क्या है, इथेनॉल प्लस लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड और इथेनॉल। मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। इन जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, यही एक मेजर सिस्टम होता है ह्यूमन बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने वाला, इसलिए हम इसमें मेजर अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जबकि जो लैक्टिक एसिड और इथेनॉल वाला है उसके अंदर एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है। कोई दिक्कत? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हमारा ये भी हो गया। अब देखो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, देखो सिंपल है। देखो भाई इनहेलेशन क्या है, जब मैं अंदर सांस ले रहा तो इन्हें से इनहेलेशन कहूंगा, और जब मैं बाहर छोड़ता हूं तो उसे मैं लूंगा एक्सहेलेशन। EX मतलब एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर निकलना। तो देखो भाई जब मैं सांस अंदर लेता हूं क्या होता है, तो मेरी थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो जाती है। अगला रिब्स लिफ्ट अप, रिब्स जो है मेरी ऊपर की ओर उठ जाती है। डायफ्राम क्या है, देखो ये जो डायफ्राम है ना, ये होती है डोम शेप। क्या होती है, डोम शेप, ऐसे होती है, देखो ऐसी होती है, ऐसी होती है, ठीक है। जैसे हम सांस लेते हैं ना तो ये थोरेसिक कैविटी बढ़ने के कारण है ना, ये नीचे हो जाती है, और ये ऐसी होती है ना, ऐसी हो जाती है, फ्लैट हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है, फ्लैट। अगला वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड एयर एंटर इनटू द लंग्स, और जैसे वॉल्यूम अंदर बढ़ती है, मतलब अब वॉल्यूम बढ़ेगी कैसे, जब एयर अंदर जाएगी, जैसे एयर अंदर गई तो वॉल्यूम क्या होगी, बढ़ गई ना, चीजें बढ़ गई। अब ये क्या था, इनहेलेशन का, भैया एक्सहेलेशन कैसा उल्टा है। जैसे एक्सहेलेशन क्या, तो देखो थोरेसिक कैविटी यहाँ क्या बढ़ रही थी, तो यहाँ क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट, छोटी हो जाएगी। यहाँ रिब्स ऊपर हो रहे थे, यहाँ पर रिब्स डाउनवर्ड होंगे। देखो देखो छाती नीचे हो गए ना। डायफ्राम बिकम डोम शेप, मतलब डायफ्राम पहले ऐसी थी, इनहेलेशन से ऐसी हो गई थी, फिर जब तुमने सांस छोड़ा तो ये क्या हो गए, ऊपर हो गए, तो ये दोबारा से डोम शेप हो गई। अगला वॉल्यूम डिक्रीज, भाई ऑक्सीजन जब एयर बाहर चली जाएगी तो वॉल्यूम क्या डिक्रीज हो जाएगी। कोई दिक्कत आए समझ? देखो भाई अगला, अब ये दो प्रोसेस मैं तुम्हें बता के आ चुका हूं और यही इंपॉर्टेंट है। देखो एयर में क्या ऑक्सीजन भरपूर है, ये कहां पर पहुंची, ये डायरेक्ट इसने यूं जाके एल्वेली से ब्रोंकिया से, एल्वेली से कहां पहुंची थी, बोलो बोलो, ब्लड के अंदर पहुंची थी। किसके अंदर, ब्लड के अंदर, ठीक है। किसके अंदर, ब्लड के अंदर। ब्लड में किससे बाइंड करी वो, हीमोग्लोबिन से। किसमें, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है, आरबीसी के अंदर, ठीक है भाई। ऑक्सीजन इज रिलीज इन द टिश्यू, और ये कहां छोड़ देते हैं, सेल यानी कि टिश्यू के अंदर छोड़ देते हैं। दोबारा बताया तुम, सांस ली, ये कहां गई, ब्लड के पास, ब्लड में हीमोग्लोबिन था, हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर पाया जाता है, वो किसके पास ले गया, टिश्यू के पास, उसने छोड़ दिया। अब क्या हुआ उसके बाद, वहां पर क्या प्रोड्यूस हुई, CO2। अब CO2 कहां आई, रिलीज इन द ब्लड, CO2 को ब्लड में छोड़ दिया गया, वो ब्लड के अंदर डिसोल्व हुई और फिर ब्लड वेसल के द्वारा कहां, रिलीज इनटू द एल्वेओली सैक एंड सेंट आउट थ्रू द नोस्ट्रिल। अब देखो क्या हुआ, सेल यानी कि टिश्यू के पास CO2 प्रोड्यूस हुई, वो ब्लड के अंदर आई, ब्लड के अंदर घुली, किसके पास आई, एल्वेओली के पास, और जैसे ऑक्सीजन अंदर आई थी वैसे CO2 बाहर चली जाएगी। कोई दिक्कत आए समझ? देखो अब लास्ट टॉपिक, ये क्या है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, और दूसरा क्या है, एक्वाटोरियल ऑर्गेनिज्म। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीन की ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए, जबकि जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म वे होते हैं जो पानी के अंदर से ऑक्सीजन को निकालते हैं और अपने रेस्पिरेशन के इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कोई दिक्कत? तो देखिए
मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छा समझ आएगा और वैसे भी बिल्कुल जीरो से नीचे का लेवल का था, ठीक है। तब भी आपको अगर कोई भी टॉपिक, कोई भी डाउट है, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड इससे कुछ भी इशू है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए पूरी तरीके से खुला हुआ है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।